नमस्कार दोस्तों, हिंट मीडिया के खास कार्यक्रम खास बातचीत में आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर आलोक पांडे जी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ IMS इंस्टीट्यूशंस। सर, स्वागत है आपका हिंट स्टूडियो में। हम लोग अपना डिस्कशन सर स्टार्ट करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में सर थोड़ा सा बता सकें। मैं प्रोफेसर आलोक पांडे, मैं निदेशक डायरेक्टर हूं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ गाज़ियाबाद का। मैं आज आपसे मुखातिब हूं इस प्रोग्राम में हिंट मीडिया के, जिसमें कि हम शिक्षा पे बात करेंगे। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलमनस हूं, जहां से मैंने MBA की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद मैंने काफ़ी समय तक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाज़ियाबाद, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो भारत सरकार की संस्था है उसमें, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में एज डायरेक्टर काम किया। मैं पिछले कुछ वर्षों से IMS गाज़ियाबाद से जुड़ा हूं निदेशक के तौर पे, और यहाँ हम PGDM प्रोग्राम चलाते हैं जो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से अफिलिएटेड है। आलोक जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि IMS में यू आर रनिंग PGDM कोर्सेज। सो कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कन्फ्यूजन ये रहता है कि MBA करा जाए या PGDM करा जाए। लोगों के माइंड में एक साइकोलॉजिकल ये रहता है कि MBA एक डिग्री कोर्स है, डिग्री मिल जाएगी, PGDM एक नॉर्मल आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन कह लीजिए या एक डिप्लोमा कोर्स कह लीजिए। तो क्या आपको लगता है MBA और PGDM का जो ये एक माइंडसेट बच्चों के माइंड में है, तो इसको कैसे हम लोग एक बेटर वे में उनको समझा सकते हैं कि यस, MBA हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस और PGDM की अपना। ये जो कन्फ्यूजन है इसे मैं आज दूर किए देता हूँ। यदि PGDM कोर्स को AIU, जो जैसा मैंने शुरू में कहा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा मान्यता मिली हुई है, तो वो MBA से बेहतर होता है। MBA के जितने कोर्सेज होते हैं वो अक्सर यूनिवर्सिटीज़ से एफिलिएटेड होते हैं, और उनमें समस्या ये होती है कि आप अपने करिकुलम में समाज या इंडस्ट्री के हिसाब से बदलाव नहीं कर पाते। ज़्यादातर MBA कोर्सेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, जहां काफ़ी समय लगता है करिकुलम में चेंज लाने में। PGDM प्रोग्राम जो हम IMS गाज़ियाबाद और ऐसे और संस्थान चलाते हैं, जो AIU और NBA द्वारा एक्रेडिटेड हैं, इनके बाद आप PhD भी कर सकते हैं, और ये कई मायनों में MBA से बेहतर होते हैं। इनमें आपको अच्छी शिक्षा मिलती है जो कि इंडस्ट्री से आपको जोड़ती है, आपको प्लेसमेंट के लायक बनाती है। ये केवल डिग्री मात्र नहीं होती। MBA के साथ समस्या ये है कि वो एक डिग्री मात्र होती है, जिसमें कि आपको डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन कई बार आपको प्लेसमेंट में मदद मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि आप पुराना करिकुलम पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और सारा फोकस एक डिग्री लेने में होता है। देखिए, समय के साथ साथ डिग्रियों की महत्ता कम हो गई है वैसे भी, और आज स्किल का ज़माना है। तो जो स्किल PGDM संस्थान, खास करके हमने इसमें दोनों चीज़ें ले ली। हमने आपको स्किल भी दे दी, और हमने साथ साथ आपको ऐसी डिग्री दी जो कि MBA से बेहतर है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज से उसको मान्यता मिली हुई है, NBA से मान्यता मिली हुई है, और आप उसके बाद PhD भी कर सकते हैं। कल को आप प्रोफेसर बनना चाहें प्रोफेसर बन जाएं, इंडस्ट्री में काम करना चाहें इंडस्ट्री में। तो अब वो पुरानी बात हो गई कि MBA वर्सेस PGDM में कौन सा बेहतर है। सो PGDM के ज़्यादातर संस्थान जो कि AIU और NBA एक्रेडिटेड हैं, वहाँ शिक्षा लेना मेरे हिसाब से MBA से थोड़ा बेहतर आज के ज़माने में है। अच्छा, एक सर साइकोलॉजिकल लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, तो गवर्नमेंट जॉब्स में जो है PGDM को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो MBA। नहीं, ये गलत बात है। सरकार ने AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त सारे संस्थानों के लिए आज से 15 साल पहले ही, ये मान्यता का 20 साल पहले सिस्टम शुरू जो हुआ था AICTE के बनने के बाद 93-94 से क्लियर कर दिया है कि जो भी AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होंगे उनको सरकारी नौकरी में बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा फॉर जॉब पर्पसेस। बाद में AIU जिनको मिल गया उनको एजुकेशन में आने के लिए PhD करने के लिए भी बराबरी दे दी गई है। तो अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पुरानी बात है, आज से 15-20 साल हो चुके हैं इस ऑर्डर को आए हुए कि सारे AICTE अप्रूव्ड PGDM प्रोग्राम्स जॉब के पर्पस के लिए MBA के इक्विवेलेंट हैं। AIU अप्रूव्ड PGDM प्रोग्राम्स PhD के पर्पस के लिए भी MBA के इक्विवेलेंट हैं। ये बराबरी है। राइट। एक सर और चीज़ ये है कि ये कहा जाता है कि स्पेशलाइजेशन का ज़माना है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी अब AI, मैकेनिकल लर्निंग, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। BBA, MBA में भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन आ रही है, इंडस्ट्री रिलेटेड आ रही है।
तो आपके जो इंस्टीट्यूशन में ये हम रन कर रहे हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल पीजीडीएम आई सपोज, तो क्या स्पेशलाइजेशन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में करना एक बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, देखिए आज के ज़माने में स्पेशलाइजेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी ये सब चलते हैं, लेकिन अंत में आपको एक कंपनी चलानी होती है। और जब आप एक कंपनी चलाते हैं तो उसमें सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जब नौकरी करता है तो सारी उम्र मार्केटिंग मैनेजर नहीं बना रहना चाहता। आज जो कंपनियां आती हैं, आज स्टार्टअप का ज़माना है, आज एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को मार्केटिंग भी आनी चाहिए, फाइनेंस भी आनी चाहिए, आईटी भी आनी चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए स्पेशलाइजेशन के युग बीत चुके हैं, कुछ नई चीज़ें आई हैं जैसे डेटा एनालिटिक्स, जैसे आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे आज ध्यान देने की आवश्यकता है। और इन पे आप ध्यान देके काम करेंगे तो स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि ओवरऑल एक बिग पिक्चर क्रिएट करना। क्यों? कंपनियां बदलती हैं, इकोनॉमी बदलती है, समाज बदलता है, उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन की महत्ता कम होती चली जाती है। सर जैसे आपने बताया कि स्पेशलाइजेशन तो ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल नॉलेज बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। एक सर चीज़ ये आती है कि बच्चे ये सोचते हैं कि आजकल प्लेसमेंट्स को लेके कि प्लेसमेंट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, हम इतना खर्चा करके पीजीडीएम कोर्स करें और उसके बाद भी हमें पे स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर ना मिल पाए, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ स्पेंडिंग सो मच अमाउंट ऑन अ यू कैन से अ मास्टर्स प्रोग्राम व्हेन द प्लेसमेंट इज नॉट अवेलेबल? इसके दो मैं आपको उत्तर दूंगा। ऑप्शन क्या है? आपको ग्रेजुएट होने के बाद भी ऐसा कोई काम तो मिल नहीं रहा। पोस्ट ग्रेजुएट होने पे आपको काम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक रही बात फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार के संस्थानों में अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हैं। आईआईएम्स पीजीडीएम के लिए 22-25 लाख लेते हैं, ज़्यादातर संस्थान 5 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक फीस लेते हैं। और ज़्यादातर संस्थान ये जानते हैं कि जिस प्रकार की प्लेसमेंट वो लगा पाते हैं उस प्रकार से उनको फीस लेनी होती है। लेकिन अधिकतर संस्थान सरकार के नियमों के मुताबिक फीस फिक्स करते हैं जो एआईसीटी कमेटी ने बनाया है, और ज़्यादा फीस नहीं रखते, क्योंकि उसमें हमारा बेसिक पर्पस ये नहीं होता कि हम छात्र से कोई प्रॉफिट कमाएं। हमारा मकसद ये होता है कि छात्र को बेहतर सुविधा और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे दें। मेरे संस्थान में 50 प्रोफेसर्स हैं जिनको मुझे एआईसीटी के नॉर्म्स के मुताबिक तनख्वाह देनी, मुझे एयर कंडीशन क्लासरूम्स देने हैं, हमने सेंट्रल एसी बंद करके इंडिपेंडेंट एसी लगवा दिए हैं सब में कोरोना की वजह से, हमें रेगुलर सैनिटाइजेशन कराना है, तो इन सब चीज़ों का खर्चा होता है। रही बात नौकरियों की, तो नौकरियों की कोई कमी नहीं है। हाँ, दूसरे प्रकार की नौकरियां आएंगी। हमारे देश का एक छोटा सा कल्चर ये रहा है कि हमारे देश में पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि हमें ताउम्र नौकरी मिलती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में आपको यदि आगे बढ़ना है तो लगातार सीखना है। आप पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाएंगे तो जो मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपने में करना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है और यह सीखना है कि ज्ञान को कैसे अर्जित करना है। ज्ञान को अर्जित करना सीखना भी एक कला है। यदि आप इस कला को नहीं सीखते पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में तो आपके साथ एक बहुत बड़ा हैंडीकैप खड़ा हो जाता है, यानी कि आप विकलांग की भांति हो जाते हैं मानसिक रूप से और आप काम नहीं कर सकते फ्यूचर में। मैं आपको जोड़ के बता दूं कि भारत का कल्चर क्लर्क कल्चर रहा है। अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति जो मैकॉले ने दी है उसमें आज आप दिल्ली चले जाइए, लाखों लोग बैठ के सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग बैठ के बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। एक बार इम्तहान होता है, उसका रिजल्ट आता है, फिर कोर्ट में चले जाते हैं, फिर वो रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। इससे बेहतर है कि अपने अंदर कोई स्किल सीखिए, प्राइवेट सेक्टर में काम करिए। हम सभी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं बहुत सुखी हैं। हम सभी लोगों ने जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, मैंने कंपनियों में भी काम किया है, मैं भारत सरकार की कंपनी के बोर्ड में एक डायरेक्टर भी हूं और मैं भारत सरकार की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो एक बहुत बड़ी, भारत सरकार की गलत कह रहा हूं, एक बड़ी कमोडिटी एक्सचेंज जो 84 लाख करोड़ की एक्सचेंज है उसके साथ भी काम करता हूं। मैंने देखा है कि आज जमाना आया है एक्सपर्टीज का। आज आपको एक्सपर्ट बनना है चीज सीखने में। कितनी जल्दी आप कुछ सीखें और कितनी जल्दी उसको संस्थान या किसी संस्था के काम में लाएं, इस चीज की वैल्यू है। चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, आईटी हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो, कोडिंग हो, कोई भी चीज जल्दी सीखिए, जल्दी उसको संस्थान के लिए इस्तेमाल करिए, उस संस्था के लिए इस्तेमाल करिए, आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। वो जमाने लग गए कि आपको मैं नौकरी दे दूंगा और सारा ताउम्र आपको तनख्वाह मिलती रहेगी।
अब सरकारें भी तनख्वाह नहीं दे पा रही। कोविड ने हमें बताया, जब इकोनॉमी 25% गिर गई तो हमने देखा कि राज्य सरकारों के पास अब पैसा नहीं है तनख्वाह देने के लिए, केंद्र सरकार खर्चों में कटौती कर रही है। तो जो छात्रों की इच्छा है कि हम एमबीए करें या पीजीडीएम करें या कोई कोर्स करें और उसके बाद ताउम्र हमें नौकरी मिलती रहे, वो जमाना नहीं है। आपको हर रोज आपको सीखना है, हर रोज उस सीखने को अपने व्यवहार में अमल करना है, उस व्यवहार से आपको संस्था के काम में योगदान करना है। आज आपकी वैल्यू योगदान करने से है, आज आपकी वैल्यू सिर्फ आपकी डिग्री से नहीं है। ये मेरी अपील सभी छात्रों से है। तो सीखिए, कोविड के दौरान भी घर में मत बैठिए, संस्थाओं में जाइए, एडमिशन लीजिए। आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो आपका इन्वेस्टमेंट है, जिससे आपको रिटर्न ताउम्र मिलेगा। आपकी अच्छी शिक्षा की गारंटी हम देते हैं। अभी हम लोग प्रोफेसर आलोक से बहुत सारी बातें कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। सर, आपने अभी बात की आईएम्स के बारे में, बताया कि कई जगह फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, हर चीज़ है। अगर हम आईएम्स वगैरह की ही बात करें तो आईएम्स वगैरह में आईएसबी ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। तो ऐसे कोर्सेज की क्या आगे चल के अगर फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देखें तो क्या इंपॉर्टेंस रहेगी? देखिए, जो भी संस्था कोर्स बनाती है उसके पीछे काफ़ी मेहनत करती है। मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि कोई संस्था, चाहे वो आईएमएस गाजियाबाद हो या आईआईएम हो या आईएसबी हैदराबाद हो, अगर उसने कोई प्रोग्राम ऑफर किया है तो उस प्रोग्राम में कोई कमी, कुछ सोच के उन्होंने प्रोग्राम चलाया होगा। लेकिन जहाँ तक फुल टाइम एजुकेशन का सवाल है, मेरा मानना है कि आने वाले समय में ये कोर्सेज यदि हाइब्रिड मोड में ऑफर किए जाएं, जैसे कि हम आईएमएस गाजियाबाद में कर रहे हैं, कुछ हम कोर्सेज को का हिस्सा ऑनलाइन करते हैं, कुछ हिस्सा ऑफलाइन करते हैं। सभी कोर्सेज इस प्रकार से चलने में, जैसे हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऑनलाइन है, यानी हम ईआरपी के माध्यम से इम्तहान लेते हैं और हम छात्रों को पूरा मौका देते हैं कि वो इम्तहान जब दें तो हम उनकी नॉलेज को ही केवल टेस्ट न करें, उनकी अप्लाइड स्किल्स को टेस्ट करें। तो ज़्यादा मुद्दा यहाँ कोर्सेज का नहीं है, ज़्यादा मुद्दा यह है कि उन कोर्सेज का कितना लिंक इकोनॉमी से है, उनका कितना लिंक इंडस्ट्री से है। तो ऐसे कोर्सेज में दाखिला लेने से पहले सभी छात्र कोर्सेज को जांचें। उन कोर्सेज में जो फी ली जा रही है, जैसे कुछ संस्थान बहुत ज़्यादा फी ले रहे हैं, मेरा मानना है कि कोविड के समय में जब बहुत सरकारों ने रोक लगाई है और कैंपसेस पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हैं, तो मेरा मानना है कि छात्रों को सोच समझ के उन संस्थानों में जाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं। आपको उन संस्थानों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैं भी सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार जल्दी संस्थानों को चलने दें। हमें हाइब्रिड मोड में कोर्सेज को चलाना होगा, उन कोर्सेज में राइट स्किल लेवल डालने होंगे और छात्रों को एक नए आने वाले समय के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो ये जो आपका सवाल है कि ये कोर्सेज कितने लॉजिकल हैं, कितने इलॉजिकल हैं, या चलेंगे या नहीं, मार्केट में कितना चलेंगे, ये थोड़ा सा कहना इस समय मुश्किल है, क्योंकि आने वाला समय बड़ा डिफरेंट होगा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि छात्रों के अंदर, जैसा हम आईएमएस गाजियाबाद में करते हैं, हम छात्रों को एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट की तरफ ले गए हैं, रादर देन रिमेंबर, अप्लाई, अंडरस्टैंड। हम कहते हैं कि कोई भी चीज को एनालिसिस करिए, उसको अच्छे से नापिए, जोखिए और उसके बाद उससे कुछ नया बनाइए। यदि वो कोर्स आपके अंदर ये काबिलियत लाता है तो उसमें बिल्कुल दाखिला लीजिए। यदि वो कोर्स आपको सिर्फ एक डिग्री दे रहा है, जिसमें कि आप कुछ सीखते हैं, एग्जाम लेते हैं और डिग्री मिलती है, तो मुझे लगता है कि आप गलत जगह जा रहे हैं। तो किसी भी संस्थान को केवल मत देखिए, ब्रांड नेम को मत देखिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पे सिर्फ रैंकिंग की बात होती है। भारत एक ऐसा देश है जहां जाति व्यवस्था चलती है। वो कहते हैं साहब फला फला से श्रेष्ठ हैं, फला फला से श्रेष्ठ हैं। इस पे मत जाइए। अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक कोर्सेज में दाखिला लें, लेकिन दाखिला लेने से पहले जितना आपको फीस देनी है उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ने के बाद आपको कोई काम आगे मिलेगा, क्या काम मिलेगा, कितना काम मिलेगा, किस प्रकार का काम मिलेगा, इन सबको नापते हुए आप आगे बढ़ें। कृपया केवल संस्थानों और डिग्रियों के पीछे न भागें, वो समय अब जा चुका है। सर, इसी में एक और चीज़ है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का भी हो रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ कैन ऑल्सो कम एंड मेक देयर सेटअप है। सो हाउ वुड दैट इम्पैक्ट दी लोकल कॉलेजेस एंड दी लोकल यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड आउट इन इंडिया राइट नाउ? देखिए, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसी 2014 में भी आई थी
और किसी भी बड़ी विदेशी यूनिवर्सिटी ने भारत में आने की इच्छा नहीं जताई। इस बार भी हमने कोशिश की है नई एजुकेशन पॉलिसी में कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएं। देखिए, मेरा मानना है कि आज भी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और संस्थान फॉरेन यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, हालांकि हमारे उन कोर्सेज के लिए काफ़ी बंदिशें हैं। पहले सरकार अलाउ करे बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ हमें कोर्सेज चलाने को भारत में, जो बिल के हम चलाएं, ये ड्यूअल कोर्सेज, एक तरह से ड्यूअल कोर्सेज, ट्वाइनिंग कोर्सेज इत्यादि चलाने दे। दूसरा लेवल ये होता है कि बाहर की बड़ी यूनिवर्सिटीज भारत में आएंगी। देखिए, विदेश कोई व्यक्ति पढ़ने क्यों जाता है? वो विदेश पढ़ने इसलिए नहीं जाता कि उसको वहां की डिग्री मिलेगी, इसलिए कि उसको साथ में वर्क वीजा मिलेगा। अमेरिका में डिग्री लेंगे, अमेरिका में नौकरी करेंगे और वहां बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? अमेरिका की डिग्री बहुत महंगी है। अगर आप आज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाएंगे एमबीए करने, तो आपको 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में फीस देनी पड़ेगी। उस फीस के एवज में जो आपको नौकरी मिलेगी वो भी 80 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में होगी। लेकिन क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भारत में कोर्स खोले और यूनिवर्सिटी का कैंपस खोल दे तो क्या भारतीय उसमें पढ़ने लगेंगे? मुझे नहीं लगता कि भारतीय उसमें पढ़ने लगेंगे, क्योंकि यदि आप बहुत ज्यादा फीस लेंगे तो क्या भारत में उस प्रकार की नौकरी मिलेगी? क्या भारत में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में जिसने पढ़ाई की है उसको अमेरिका में नौकरी मिलेगी? यह कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जैसे भारत है। वहां पे भी इंडस्ट्री का अपना व्यू होता है जैसे भारत में इंडस्ट्री का अपना व्यू होता है। कोई भी व्यक्ति सरकार के दबाव में आके किसी को नौकरी नहीं देता। कोशिश सबकी ये होती है कि अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ साथ रोजगार की जो बात जुड़ जाती है विदेश में पढ़ने से, वो मुझे नहीं लगता कि भारत में विदेशी कैंपस खुलने से होगा। विदेशी कैंपस भारत में अगर खुलेंगे तो वो लोअर लेवल की जो यूनिवर्सिटीज है वहीं आएंगी, और वो आने के बाद भी उनमें से जो पास आउट बच्चे होंगे उनको, जैसे हमने आईएसबी का केस देखा है, शुरू में वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, उन्होंने जो नौकरियां लगवाई जो अच्छी लग जाती हैं बहुत सारे बच्चों की, कुछ की नहीं लगती हैं। मैं नाम लेके नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज अमेरिका के हिसाब से सैलरी देने लायक नहीं है, तो हम शायद उस प्रकार की फीस भी नहीं देना चाहते। तो जब चूंकि फीस जो ली जाती है, मैंने शुरू में कहा, वो लगातार आपके रोजगार से छात्र जोड़ के देखता है, जिसे वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहता है। जैसे आईएमएस गाजियाबाद हर सालाना फीस सरकार के मुताबिक करीब करीब हम फीस 4 लाख के करीब लेते हैं, और हमारी एवरेज सैलरी 6 से 7 लाख रुपए हमारे बच्चे को मिल जाती है। तो बच्चा कहता है कि मेरे लिए अच्छा मौका है पढ़ने का, और मेरे हिसाब से 6 से 7 लाख की सैलरी भारत में बुरी नहीं है। क्यों? आप भारत सरकार में क्लास 1 नौकरी करेंगे, बैंक की नौकरी करेंगे, बैंक के पीओ को आज स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख रुपए ही मिलती है, 4.5 लाख रुपए ही मिलती है। तो भारत में ये मानना कि आप 1 करोड़ रुपए का कोर्स कर लेंगे किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से, आपको 1 करोड़ की नौकरी मिल जाएगी, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो ये एक अभी लंबा डिबेट का विषय है। नई एजुकेशन पॉलिसी अभी पॉलिसी के फ्रेमवर्क में है, उसकी रेगुलेशन अभी बनी नहीं है। अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं डेविल लाइज इन डिटेल्स। अभी पता चलेगा जब रेगुलेशन सरकार बना लेगी तो किस प्रकार से विदेशी संस्थाएं आएंगी, कौन सी आएंगी, कितनी आएंगी, वो क्या हमारे यहाँ शिक्षा देंगी, वो शिक्षा दुनिया में कितनी एक्सेप्टेबल होगी, क्या भारत में ली हुई अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री दूसरे देशों में मान्य होगी, इस पे अभी काम करना बाकी है। तो मुझे लगता है कि ये अभी विवाद निरर्थक है, सरकार को इस पे काफी काम करना होगा, बहुत सोच समझ के काम करना होगा, इसमें शिक्षकों की राय लेनी होगी, इंडस्ट्री की राय लेनी होगी, तभी ये मॉडल सक्सेसफुल होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि विदेशी यूनिवर्सिटीज का भारत में आने का कोई बहुत औचित्य मुझे नजर आता है। प्रोफेसर पांडे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट सिचुएशन, जो आजकल कोविड की सिचुएशन चल रही है जिसमें स्टूडेंट्स आर नॉट कमिंग टू द कॉलेज, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को फेस करनी पड़ रही है? कैसे कॉलेज उसके साथ कोप अप कर रहा है? हाउ डू यू कोप अप विद द थिंग्स? आप कैसे इसका फ्यूचर देख रहे हैं, आगे कैसे सारा होगा? नहीं, ये एक पासिंग फेज है, मैं पहले आपको बता दूं। हमने इसमें कोई कमी आने नहीं दी है। हम, जहां तक मैं अपने संस्थान की बात करूं, हमने सारे छात्रों को जोड़ा हुआ है, सारी चीजें, उनकी पढ़ाई रेगुलर चल रही है, और अभी से नहीं, मार्च से चल रही है। इसमें देखिए, छात्रों का हमने चूंकि ऑनलाइन एंड टर्म एग्जाम और ऑनलाइन मिड टर्म व्यवस्था कर रखी है, जिन संस्थानों में ये व्यवस्था नहीं है उनमें दिक्कत आ रही है। हमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये पासिंग फेज है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संस्थान खुलें और छात्र कैंपस में आए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे। देखिए, कोरोना कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है। अगर आप देखें उसके मॉर्टैलिटी रेट के हिसाब से, भारत में मात्र 1 से 1.5% मॉर्टैलिटी रेट है। भारत में रिकवरी रेट करीब करीब 80% है। हमारे यहां इसका इतना बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। देखिए,
देश का भविष्य ये युवा है। युवा जब अपना ख्याल रखना सीखेंगे, और अपना ख्याल रखना कैसे सीखेंगे, जब वो घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। घर से बाहर निकलें, चेहरे पे हाथ न लगाएं, मास्क पहन के रखें, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बीमार व्यक्ति की रिपोर्ट करें। ये सारी हमने अपने संस्थान के अंदर स्टैगर्ड क्लासरूम की व्यवस्था की है। जिस दिन भी संस्थान खुलेगा, हम अक्टूबर से खोलना चाहते हैं, हम एक क्लास में 30 से ऊपर, हमारे यहाँ 65 की क्लासरूम है, हम 30 से ज्यादा बच्चे को क्लासरूम में नहीं रखेंगे। स्टैगर्ड क्लासरूम्स होंगी और कुछ समय चलेगा। एक बार वैक्सीनेशन कोरोना का आ जाएगा इस साल के अंत में, तो ये भी चला जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें से आपको कई लेसन सीखने हैं। कोविड के बाद छात्रों को यह पता चल जाएगा कि जीवन किस प्रकार से जीना है कि उनको दोबारा बीमारी ना हो। मेरा यह मानना है कि यह देश कोविड का हंगामा क्यों मचाता है, जहां 90% लोग टू व्हीलर पे बिना हेलमेट के चलते हैं। इस देश में 1.5 लाख मौतें एक साल में टू व्हीलर रोड एक्सीडेंट से होती है। गाड़ी दे दीजिए, 20 साल के लड़के को 140 की रफ्तार पे दौड़ा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, साथ में 4 की और हो जाती है। तो कोरोना में तो अभी कुल मिला के 60-70 हजार लोगों की मृत्यु बताई जाती है, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को कहते हैं कि बीमारी हुई, उसमें से 50 लाख लोगों में से 70 हजार मृत्यु बताई जाती है। सड़कों पे तो पिछले कई सालों से 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर रहे हैं। क्या हमने हेलमेट पहनना सीखा? नहीं सीखा। कोविड आने के बाद कम से कम लोगों को अपनी जान की वैल्यू पता चली, अपने जीवन का अर्थ पता चला, अपने जीवन का महत्व पता चला। यह मेरे लिए सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। मेरा मानना है कि कोविड के बाद न सिर्फ बच्चे मास्क लगाएंगे, पर जब वो अपने घर से बाहर टू व्हीलर पे निकलेंगे तो वो हेलमेट भी लगा के निकलेंगे। जब वो बाहर खाना खाएंगे तो हाथ धो के खाएंगे। भारत में कौन सी बीमारी नहीं है? हमारे यहां डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस से भारत में 2018-19 में 4 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। क्या यह बड़ा आंकड़ा नहीं है? कोविड से मुझे नहीं लगता कि एक साल में 4 लाख लोगों की मृत्यु होगी, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस से हर साल भारत में लाखों लोगों की मृत्यु होती है। और हम डाइट में प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते, हम फास्ट फूड का प्रयोग करते हैं। तो कोविड में कम से कम लोगों को यह समझ में आएगा कि खाना वो खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, अपनी इम्यूनिटी किस प्रकार से बढ़ाई जाए, और इन सब बातों का ख्याल रखना। तो ये बड़ा अच्छा फेज है। 6 महीने 8 महीने यदि बच्चे घरों से क्लास अटेंड कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, वो सेफ हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो सारी तैयारी से निकलें, यह बहुत आवश्यक है। और केवल कोरोना से ना बचें, रोड पे मरने से बचें, टाइफॉइड से मरने से बचें, आसपास पानी इकट्ठा हो तो उसमें मच्छर ना पनपने दें, डेंगू से मरने से भी बचें। तो जापानीज एंसेफेलाइटिस, उससे बहुत बच्चे मरते हैं भारत में, अलग अलग राज्यों में। तो मेरा यह मानना है केवल कि इस देश के छात्र युवा देश का भविष्य हैं। कोविड का जो क्राइसिस है, इसमें उनको 6 महीने घर में रहकर आत्ममंथन करने का मौका मिला है, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिला है। कृपया इंट्रोस्पेक्शन करें, ना घबराएं, नौकरियां हैं, पढ़ाई अच्छी करें, कोशिश करें कि जो टीचर समझा रहे हैं उसको समझें और सीखें। ऑनलाइन पढ़ाई भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको कैंपस में नहीं बुला रहे हैं। हम उनको अगले महीने से जैसे ही अलाउ करेंगे बुलाएंगे, और उनको आगे नौकरी के लिए अपने आप को, नए तरह के प्रोफेशंस के लिए अपने आप को तैयार करें। शायद आने वाला फ्यूचर हाइब्रिड होगा, और शायद आने वाले फ्यूचर में उनको, अभी बहुत सारी आईटी कंपनीज ने 31 दिसंबर तक ऑनलाइन काम करने की व्यवस्था दे दी है। सारे बैंक, आधे एम्प्लॉइज उनके आते हैं, आधे ऑनलाइन काम करते हैं। तो आप भी शायद कल ऑनलाइन काम करेंगे, तो कृपया इसको भी सीखें। आपकी डिग्री फुल टाइम ही रहेगी। कृपया ये ना कहें कि इससे अच्छा मैं ऑनलाइन डिग्री ले लेता। ध्यान रखिएगा, आप फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन मोड में है। यदि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर लेंगे जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, आपकी इंप्लॉयबिलिटी पे उससे फर्क पड़ जाएगा। तो कृपया फुल टाइम एजुकेशन से ना भागें, फुल टाइम कोर्सेज में एडमिशन लें, और वो ऑनलाइन में भी पढ़ाया जाएगा तो वो आपको ऑनलाइन से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सर, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। वी स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ें हमने कवर की हैं। एट लास्ट, एज ए स्टूडेंट अगर कोई पूछे, देन व्हाई आईएमएस सर? आईएमएस और कॉलेजों से, आपका कॉलेज और कॉलेजों से कैसे डिफरेंट है? ये आईएमएस का 30 साल का इतिहास है। आईएमएस के ऑलमनस 700 के करीब मेरे गिनती में हैं, जो कि सीईओ और एमडी की पोजीशन पे बैठे हैं कई बड़ी बड़ी कंपनियों में। उनका जो बैकअप है वो हमारे प्लेसमेंट, हमारे बाकी सिस्टम को सपोर्ट करता है, क्योंकि संस्थान की एक रेपुटेशन बनी हुई है उसके अलुमनाई द्वारा।
आईएमएस का इंफ्रास्ट्रक्चर सभी दिल्ली के संस्थानों से आप कंपेयर कर लें तो हमारा कैंपस और हमारे हॉस्टल जिसमें 400 लोगों के रहने की व्यवस्था है सबसे बेहतर है। आईएमएस की लाइब्रेरी आप दिल्ली के संस्थान देख लीजिए, आप गाजियाबाद के संस्थान सबको जोड़ भी लेंगे, हमारी लाइब्रेरी में जितने डिजिटल रिसोर्सेज और डेटाबेसेस हैं, पिछले केवल 1 साल में मैंने लाइब्रेरी में 1 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है। इससे ज्यादा आपको बेहतर हमारे लॉकडाउन के दौरान बच्चों ने लाइब्रेरी से बहुत मटेरियल डाउनलोड किया, अपनी रिसर्च की, अपनी पढ़ाई की, हमारी लाइब्रेरी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हमारा है हमारी फैकल्टी, जो कि हमारे 40 से 50 फुल टाइम फैकल्टी हमेशा तैयार रहते हैं छात्रों की मदद करने के लिए। और अब सबसे बड़ा एक और हमारा प्लस पॉइंट है लोकेशन। हम दिल्ली से NH24 से मात्र 15 मिनट की दूरी पे हैं। तो यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमारे 30 वर्षों का इतिहास जिसमें हमारे अलुमनाई शामिल हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी डिजिटल लाइब्रेरी जो कि हॉस्टल में भी हम जिसकी सुविधाएं प्रदान करते हैं, हमारे शिक्षक और हमारी लोकेशन जो कि दिल्ली के जस्ट बगल में है। नेशनल हाईवे 24 तैयार हो गया है, दिल्ली से लोग 15 से 20 मिनट में दिल्ली बॉर्डर से अब गाजियाबाद हमारे लाल कुआं कैंपस पहुंच सकते हैं। ये चीजें आईएमएस गाजियाबाद को बहुत कॉलेजेस से श्रेष्ठ बनाती है। हमने पिछले साल भी जो 2018-20 बैच पास आउट हुआ है उसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट कराई है और सारे स्टूडेंट्स प्लेस हो गए हैं। और मैं महसूस करता हूं कि आगे भी चूंकि हमारे छात्र बहुत मेहनत करते हैं तो और हमारे शिक्षक मेहनत करवाते हैं, तो ऑलरेडी इस साल का 19-21 बैच का प्लेसमेंट चालू हो गया और कई बहुत सारी अच्छी कंपनियां आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे प्लस पॉइंट हैं जो आपको किसी संस्थान में मिलेंगे। और सबसे ऊपर हम प्रॉफिटियरिंग नहीं करते, हम अपनी फीस कम चार्ज करते हैं। जो मार्केट में और संस्थान हमारे जैसे हैं उनसे काफ़ी कम फीस चार्ज करते हैं एज पर AICTE नॉर्म्स। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ आज प्रोफेसर आलोक पांडे, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ गाजियाबाद। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम सर। और आई एम होपफुल कि आपने जितनी सारी चीज़ें, चाहे प्लेसमेंट की बात करें, चाहे MBA PGDM की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की उन सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।